हेलो प्यारे दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ वो भूत की कहानी है जिसका शीर्षक है काली परछाई। जेठ की गर्म दोपहरी में अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से मैं घबरा उठ बैठा। सोचा इस तन को चीर देने वाले लू भरी दोपहरी में कौन है जिसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। थोड़े सहमे कदमों से मैं दरवाजे की तरफ गया और पूछा, कौन है, कौन है? पर उस तरफ से कोई जवाब ना पाकर मैं समझ गया कि पड़ोस के शरारती बच्चे होंगे, दरवाज़ा पीटकर चले गए होंगे। और फिर मैं कमरे में जाकर अपने ख्यालों में गुम हो गया। तभी अचानक दरवाजे पर फिर वही दस्तक हुई। अब की बार मैं तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि इस बार इन शरारती बच्चों को पकड़ कर ही रहूँगा। और तुरंत ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मेरे तो होश उड़ गए। लगा कि जैसे किसी ने मुझे कुछ क्षण के लिए प्राणहीन कर दिया हो, क्योंकि जो मैंने देखा उसके बाद मेरा बेहोश होना लाजमी था। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे सामने बगल वाले शर्मा जी खड़े हैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ आलोक भाई, आप दरवाजे पर बेहोश पड़े थे? वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई आप पर, वरना इस दोपहरी में यहाँ पर कोई घर से बाहर कदम भी नहीं रखता है। क्या आपको मालूम नहीं आलोक भाई? मैं आश्चर्यचकित सा शर्मा जी को देखने लगा और धीमे स्वर में बोला, क्या मालूम नहीं मुझे? और मालूम भी कैसे होगा? मैं तो अभी 5 दिन पहले ही इस शहर में आया हूँ। अभी अभी बदली हुई है मेरी। साल भर बाद कहीं और चला जाऊंगा, इसलिए अकेला ही रह रहा हूँ। शर्मा जी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, कुछ नहीं आलोक भाई, अभी मैं चलता हूँ, आप आराम करें। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दरवाज़ा ना खोलना। कल मिलता हूँ आपसे। अभी घर पर ही कुछ काम है, मैं चलता हूँ अभी। बस इतना समझाकर शर्मा जी अपने घर चले गए। मैं भी खाना खाकर सोने चला गया। पता ही नहीं चला कब रात हो गई। शर्मा जी से बात करते हुए रात में बिस्तर पर लेटे लेटे मैं खुद को समझा रहा था कि जो घटना दोपहर में हुई वो बस मेरा वहम था। पर डर से मैं अभी भी अंदर तक सहमा हुआ था। नींद भी आंखों से ओझल हो चुकी थी। डर था या वहम, इसी कश्मकश में सहमा सा मैं अपने ही बिस्तर में सिमटा जा रहा था। सोच रहा था कि किसी को बताऊं या नहीं कि दोपहर को क्या हुआ मेरे साथ। जो आंखें बंद करते ही वो मंजर सामने आ जाता है और मैं डर से कांपने लगता हूँ। रह रह कर शर्मा जी की बात भी दिमाग में घर कर रही थी कि क्यों शर्मा जी ने मुझे हिदायत दी कि दोपहर को दरवाज़ा नहीं खोलना है। ऐसा क्या है इस शहर में? क्यों इस शहर के लोग दोपहर को घर से बाहर नहीं निकलते हैं? मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे दाएं कान में कुछ फुसफुसाहट सी हुई। मैं सहम सा गया और फिर वही हलचल बाएं कान में महसूस की और उसके बाद सामने की दीवार पर नजर गई। मेरे होश उड़ गए। देखते ही देखते मेरी अपनी परछाई एक भयानक विकराल काली परछाई में बदलने लगी। चेहरा इतना डरावना था कि आदमी दिन के उजाले में देख ले तो बेहोश हो जाए। ये तो काली अंधियारी अमावस की रात थी। वो एक भयानक काली परछाई ही थी और कुछ नहीं, ना कोई भूत प्रेत, ना जिन चुड़ैल। देखते ही देखते मंजर बदल गया। मेरी अपनी परछाई अब मेरी नहीं रही, वो मुझसे जुदा हो चुकी थी और मैं ये सब देखते देखते बेहोश हो चुका था। सुबह सुबह दरवाजे की दस्तक से मेरी बेहोशी टूटी और मैं घबरा कर उठा। सबसे पहले मेरी नज़र मेरी परछाई पर गई। देखकर दिल को तसल्ली हुई कि परछाई मेरे साथ ही है। रात की बात को मैं एक भयानक सपना समझकर भूलना चाह रहा था, परंतु वो मंजर इतना भयानक था कि उसको जिंदगी भर भुला पाना नामुमकिन था। खैर, मैं दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलने वाला था, मेरे दिमाग में शर्मा जी की बात घूमने लगी और मेरी नज़र घड़ी पर गई।
मैंने समय देखा और राहत की सांस ली। घड़ी में सुबह के 10 बजे थे और फिर तभी बाहर से आवाज़ आई, आलोक भाई दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा पड़ोसी शर्मा जी। फिर मैंने भी बिना देरी किए दरवाज़ा खोल दिया। शर्मा जी ने पूछा, सब ठीक तो है ना? सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक आपका अखबार और दूध गेट पर ही है, तबीयत तो ठीक है? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक है, वो मैं रात को देर तक जाग रहा था, इसलिए नींद देर से खुली। मैंने शर्मा जी को कल की घटना बताना चाहता था, पर कैसे बताऊं, मुझ पर यकीन भी करेंगे या नहीं, यही सोचकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। शर्मा जी मेरे साथ कुछ देर तक बैठे, फिर हम बात करने लगे। 1.5 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मेरे मन में शर्मा जी की कही एक बात चल रही थी, जो उन्होंने कल बताई थी कि दोपहर में दरवाज़ा नहीं खोलना है, और मैं पूछ ही रहा था तभी शर्मा जी बोल पड़े, आलोक भाई चाय नहीं पिलाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, अभी लो शर्मा जी, कहकर मैं किचन में चला गया। शर्मा जी वहीं बैठे बैठे मुझसे बात कर रहे थे। बातों बातों में पूछने लगे, शादी हो गई आपकी? मैंने जवाब दिया, जी 3 साल हो गए शादी को, एक बिटिया भी है। शर्मा जी बोले, फिर है कहाँ, साथ क्यों नहीं लाए? मैंने बताया कि थोड़े समय के लिए आया हूँ इस शहर में, जल्दी बदली करवा कर वापस चला जाऊँगा, इसलिए अकेला ही आ गया। शर्मा जी ने पूछा कि ऑफिस नहीं जाते क्या? क्या टाइमिंग है ऑफिस का? मैंने जवाब दिया, 10 बजे का है जी, कल से ही ज्वाइन करना है। और मैं चाय और नमकीन की ट्रे लेकर किचन से बाहर आ गया और शर्मा जी को चाय का कप पकड़ाया। शर्मा जी चाय की चुस्की लेते हुए बोले कि आप भाभी जी को ले ही आओ। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ, चाय सही नहीं बनी है क्या? शर्मा जी बोले, अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी बनी है, पर इस शहर में कोई भी पुरुष अकेला नहीं रहता है। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा क्यों? वो बोले, बात ऐसी है कि उनके इतना बोलते ही घड़ी ने दोपहर 12 बजे का घंटा बजाना शुरू कर दिया। शर्मा जी ने घड़ी की तरफ देखा और बोले, 12 बज चुके हैं, मैं चलता हूँ, बाद में बताता हूँ सब बात। और हड़बड़ी में उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। मैंने भी दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही उठने का प्रयास किया, मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। तभी मेरी नज़र अपनी परछाई पर गई और मैंने देखा कि मेरी परछाई को उसी भयानक काली परछाई ने अपने हाथों से जकड़ा हुआ है, जिस वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, और वो काली परछाई मेरे परछाई पर हावी हो रही है, उसको खुद में समेट रही है। मैंने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ देर बाद आंखें खोली तो मेरी परछाई काली परछाई की कैद से आज़ाद थी। मैंने तुरंत उठकर दरवाज़ा बंद किया और राहत की सांस ली। अब मैंने सोचा कि ये क्या भला है, क्या राज है, और शर्मा जी की बातों का इनसे कहीं कोई लिंक तो नहीं है। ये सोचकर मैंने शर्मा जी के उस नंबर पर फ़ोन लगाया जो उन्होंने मुझे तब दिया था जब वो पहली बार यहाँ आए थे, और अपना नंबर देते हुए कह गए थे कि कोई भी काम हो तो इस नंबर पर कॉल करके बुला लेना। मैंने फ़ोन लगाया पर फ़ोन लगा नहीं। मैंने कई बार कोशिश की, परंतु हर बार एक ही जवाब मिलता कि जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। आखिर में मैंने सोचा चलो बाद में बात कर लूँगा, और अपने कमरे में जाकर सो गया। शाम को फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, क्योंकि अब शाम के 6 बज चुके थे, और मैंने बेझिझक दरवाज़ा खोल दिया और सामने शर्मा जी को पाकर खुश हो गया और सोचा आज नहीं जाने दूंगा, सारे रात जान कर ही रहूँगा। शर्मा जी अंदर आए और हम दोनों सोफे पर बैठकर बात करने लगे। मैंने पूछ लिया, शर्मा जी आपका नंबर बहुत मिलाया पर लगा नहीं। उन्होंने कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है यहाँ, इसलिए अक्सर ऐसा होता है। फिर मैंने कहा, खैर छोड़िए, ये बताइए कि 2 दिन से आप मुझे जो सलाह दे रहे हैं कि दोपहर में दरवाज़ा मत खोलना, अकेले मत रहना, इन सब के पीछे क्या राज है? शर्मा जी बोले, बताता हूँ, सुनो, ये शहर शापित है, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि इस शहर पर एक
भयानक काली परछाई का साया है। इस कारण से कोई शहर छोड़कर जा नहीं सकता। जो शहर छोड़ेगा उसको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा श्राप है। मैंने पूछा, ये काली परछाई है क्या चीज़ और ये श्राप क्यों है? शर्मा जी बोले, कई सालों पहले शहर बहुत सुंदर था। इस पर कोई श्राप नहीं था, परंतु कुछ ऐसा हुआ कि शहर शापित हो गया। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ? क्या राज है, खुलकर बताएं। शर्मा जी बोले, शहर में एक विधवा महिला थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। उस पर कई बार घरों में चोरी करने के इल्ज़ाम भी लगे, पर कुछ साबित नहीं हो पाया। फिर उस पर इल्ज़ाम लगा कि ये पुरुषों को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र भी करती है, ये डायन है। शहर के लोगों ने बाहर से एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। उसने उस औरत की परछाई को एक आईने में कैद कर दिया। बताते हैं कि ऐसा करने से उनकी शक्ति कम हो गई और फिर उस औरत को चौराहे पर बांधकर डायन करार देकर जला दिया गया। मरते समय उसने शहर को श्राप दिया कि मेरी काली परछाई सदा इस शहर पर मर रहेगी और जो भी पुरुष अकेला होगा वो मेरा शिकार होगा। ये सारी घटना जेठ की दोपहरी में हुई थी, इसलिए ये समय सबसे खतरनाक माना जाता है। एक बार आईना शहर से ले जाते समय टूटकर गिर गया, जिससे उसकी काली परछाई आज़ाद हो गई। ये काली परछाई जेठ की दोपहरी में मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और अमावस की रात को पुरुष की परछाई को जकड़ना शुरू कर देती है और हर दिन पुरुष की परछाई का आयाम घटने लगता है और 14वें दिन पुरुष की पूरी परछाई गायब हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। और 15वें दिन यानी पूर्णिमा की रात को उसकी मृत्यु निश्चित है। जब ये 101 परछाइयों को अपने कब्जे में ले लेगी तो उन सब की आत्मा भी इसमें मिल जाएगी और ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। कहते हैं फिर वो डायन फिर से जिंदा हो जाएगी। मैंने पूछा, इस काली परछाई से बचने का, इसको खत्म करने का कोई उपाय नहीं है? शर्मा जी बोले, उपाय है। बचाव के लिए अपने साथ सरसों के दाने रखो। उसकी महक ये काली परछाई सहन नहीं कर सकती है, क्योंकि तांत्रिक ने इसको जब आईने में कैद किया था तब आईने को सरसों के दानों से ही ढका था और अगर इस परछाई पर पूर्णिमा के चांद की रोशनी पड़ जाए तो ये काली परछाई भस्म हो जाएगी और अगर मृत्यु हो जाए तो जीवन पाने का एक उपाय और भी है। मैंने पूछा, वो क्या? शर्मा जी बोले, अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद तुम खुद इस शहर और काली परछाई की कहानी के सारे राज बिल्कुल सही सही बिना कुछ छुपाए किसी ऐसे व्यक्ति को सुना दो जिन पर काली परछाई का साया हो, वो भी अमावस के दूसरे दिन। फिर तुम्हें जीवन और तुम्हारी परछाई वापस मिल जाएगी। ऐसा सुना है मैंने। इतना कहकर शर्मा जी बोले, अब मैं चलता हूँ, और वो उठकर चल दिए। मैंने भी दरवाज़ा लगाया और तुरंत किचन से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर लेट गया और अब सब कुछ साफ हो चुका था। उस अमावस की दोपहर को दरवाजे पर वही काली परछाई दिखी थी। ये सोचते सोचते मेरी नज़र परछाई पर गई और क्या देखता हूँ, मेरी परछाई का आयाम घटकर आधा रह गया। मैं घबरा गया। अब क्या होगा? आज तो दूसरा दिन है। उन्होंने आज ही सब कहानी क्यों बताई? आज क्यों आए वो? पहले दिन ही सब कुछ क्यों नहीं बताया? ये सोच ही रहा था, तभी याद आया कि मैंने आज तक शर्मा जी की परछाई तो देखी ही नहीं। अब मेरा डर 7वें आसमान पर था। डरते डरते मैंने हनुमान चालीसा का मनन किया और कब आंख लगी पता ही नहीं चला। ऐसे ही डर के साए में 14वां दिन भी आ गया। मैंने रोज अपनी परछाई के आयाम को घटते हुए देख रहा था। शर्मा जी उस दिन के बाद दोबारा दिखे नहीं। अपनी परछाई पर नज़र डाली तो उसका आयाम अब शून्य हो चुका था। मैं घबरा गया। कल पूर्णिमा की रात है और कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मैंने हिम्मत बांधी और सोचा, चलो शर्मा जी से उनके घर पर ही मिलकर आता हूँ।
वो ही अब कुछ उपाय बता सकते हैं। मैंने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे पूछा, शर्मा जी है घर पर? वो बोली, शहर में नए आए हो? आखिरी बार कब मिले थे शर्मा जी से? मैंने कहा, यही 12 दिन पहले। वो रोते हुए बोली, क्यों मजाक करते हो? उनको तो साल भर पहले ही काली परछाई अपने साथ ले गई। काश कि उस समय मैं शर्मा जी को अकेले छोड़कर अपने पीहर न जाती तो आज हमारे साथ होते। मैंने कहा, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आप अपने शर्मा जी की तस्वीर दिखाए। कौन से शर्मा जी हैं आपके? फिर मैं अंदर गया। सामने शर्मा जी की तस्वीर थी। उस पर उनके मृत्यु की तारीख लिखी थी और फूलों की माला पड़ी थी। वो बोली, कल इनकी बरसी है, और उनकी तस्वीर की परछाई की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद कल ये वापस आ जाए। मैंने तस्वीर की परछाई को देखा। वो परछाई पूरी हो चुकी थी, पूरी शर्मा जी जैसे दिख रही थी और मुझको कुटिल हंसी वाले चेहरे से घूर रही थी। महिला बोली, जाओ आलोक भाई, कल की तैयारी करो। कल परछाई तुम्हें लेकर मेरे शर्मा जी को वापस कर देगी। अच्छा हुआ जो उस दिन दोपहर को मैं तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाकर वहाँ से चली गई और तुम्हारे दरवाजे खोलते ही वो काली परछाई तुम्हारे घर में प्रवेश कर गई। मैं डरा सहमा मायूस सा घर वापस आ गया और अपनी मृत्यु की घड़ियां गिनने लगा। तभी मेरी नज़र अखबार पर पड़ी। उसमें कल होने वाले चंद्र ग्रहण की खबर पढ़कर मैंने सारी योजना बना ली और अगले दिन का इंतज़ार करने लगा। आज पूर्णिमा की रात थी। काली परछाई ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था। मेरी परछाई तो अब उसके कब्जे में थी। अब उसे मेरी आत्मा चाहिए थी। उसने मुझ पर हमला शुरू कर दिया। वो बहुत विकराल हो चुकी थी। मैं उससे छुपते हुए बचते हुए चंद्र ग्रहण का इंतजार कर रहा था। किचन से सरसों के दाने साथ रखे थे मैंने, जिससे वो मेरे नज़दीक नहीं आ पा रही थी, पर उसके प्रहार जारी थे। मेरी नज़रें घड़ी पर थी, कब चंद्र ग्रहण का समय होगा और कब मैं अपने पीछे उसको छत पर ले जाऊंगा, क्योंकि पूर्णिमा के चांद की रोशनी में वो कभी मेरे पीछे नहीं आएगी। और इतने में वो समय आ गया। मैं तेजी से छत की ओर भागा। हड़बड़ाहट में सरसों के दाने हाथ से गिर गए। मैं जैसे तैसे छत पर पहुंचा। चंद्र ग्रहण हो चुका था और वो भी मेरे पीछे छत पर थी, क्योंकि अब मेरे पास बचाव के लिए सरसों के दाने नहीं थे। वो मुझ पर हावी होने लगी और मेरी आत्मा को मुझसे अलग करने लगी। उसी क्षण चंद्र ग्रहण पूर्ण हुआ और चंद्र की पहली किरण से वो जलने लगी और कुछ ही पल में वो भस्म हो गई। इस तरह मेरी जान बची और शहर भी श्राप मुक्त हो गया।